काम करके थक कर मैं चूर हो गई थी। मेरे दिल में एक ख्वाहिश उमड़ी कि जाकर 2 घड़ी बिस्तर पर लेटकर आराम कर लूं, लेकिन उस घर में आराम करना मेरे लिए नामुमकिन था, क्योंकि मैं उस घर की कोई मेंबर नहीं थी। मैं तो वहाँ की नौकरानी थी। मैं नीचे आंगन की सफाई कर रही थी जब वह लंबा चौड़ा आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा, जाओ, जाकर ऊपर वाले कमरे की सफाई कर दो। वह मुझे हुक्म देकर वापस जा चुका था। मैं जो आराम करने का सोच रही थी, उसके नए फरमाइश पर तो जैसे मेरी थकान मेरे ऊपर और भी ज़्यादा हावी हो गई। मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर बनी हुई मंजिल पर गई। फिर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। कमरा था या कोई महल जैसा सफ़ेद पर्दों से ढका हुआ, चारों तरफ रोशनी थी। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा मंजर देखा था। उसका बिस्तर बहुत नरम मुलायम था। अगर बिस्तर पर कोई लेट जाए तो अंदर ही धंसता चला जाता। मेरे बदन तो ऐसे ही थकान से चूर हो रहा था जब मैंने दिल में सोचा कि कौन सा मुझे वह आदमी देख रहा है, क्यों ना 5 मिनट लेटकर बिस्तर पर आराम ही कर लिया जाए। मेरी तो किस्मत ही खुल गई। मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मैं मुस्कुराते हुए अपने आप से कहने लगी और फिर उस सफ़ेद बिस्तर पर लेट गई। तभी मेरे जिस्म को ज़ोरदार झटका लगा था। मैं अंदर बदलाव महसूस कर रही थी। सामने लगे शीशे में अपने आप को देखने लगी। वहाँ मैं नहीं बल्कि कोई और बैठी थी, एकदम चमकता हुआ चेहरा लिए कोई शहजादी। मैं देखकर एकदम डर गई, क्योंकि इससे पहले तो आज फिर माँ बुरी तरह खांस रही थी। मैं जो आंगन में झाड़ू लगाने में बिजी थी, मम्मी के खांसने पर पलटकर उसे देखने लगी। बेचारी मम्मी की बीमारी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तभी सोनिया बाहर से खेलती हुई आई। मुझसे कहने लगी, दीदी कुछ खाने के लिए है? मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी आंखों में साफ साफ भूख का एहसास दिख रहा था। मैं नीचे मुंह करके जैसे शर्मिंदा सी हो गई। घर में आटा चावल होना तो दूर की बात, उस टाइम नमक भी नहीं था। मैं उसे कहने लगी, थोड़ी देर सब्र करो सोनिया, मैं अभी पड़ोस वाले अंकल की दुकान पर जाती हूँ। अगर उन्होंने थोड़ा सा सामान दे दिया तो मैं तेरे लिए फटाफट आटे का हलवा बना दूंगी। मेरी बात सुनकर सोनिया के चेहरे पर एक चमक आ गई थी। वह तो वैसे ही आटे का हलवा खाने की शौकीन थी, इसलिए खुशी खुशी वापस खेलने चली गई। मैं जल्दी से झाड़ू लगाने के बाद हाथ धोने के लिए बाहर में लगे नल पर चली गई। हाथ मुंह धोने के बाद मैं दुपट्टे से चेहरा साफ कर रही थी कि तभी सालों पुरानी बात दीवार पर लगे शीशे पर मुझे नजर आ गई। मेरा काला चेहरा उसमें साफ दिखाई दे रहा था। चेहरे पर मौजूद दाने और फुंसियों के निशान बदसूरती का एहसास करवा रहे थे। मेरी बदसूरती के तो क्या कहने, शायद मेरे बदसूरत चेहरे को देखकर शीशे को भी शर्म आ जाए। मैं अपने आप का मजाक उड़ा रही थी। मेरी माँ और बाप दोनों ही काले थे और यह बदसूरती मुझे उनसे विरासत में मिली थी। सोनिया मुझसे 10 साल छोटी थी। वह मुझसे रंगत के मुकाबले में सांवली थी। मेरे सफ़ेद दाग मेरे चेहरे पर अलग ही चमकते नजर आते थे। मैं बाहर जाती तो कोई थोड़ी देर भी मेरे चेहरे पर नज़र देता तो जल्दी ही मुझे पता चल जाता कि वह यकीनन मेरी बदसूरती को इतने गौर से देख रहा है। यूँ मैं जहाँ भी जाती चेहरे पर नकाब लगाती। कभी कभी आईना देखते हुए दिल से शिकायत भी निकलती थी। बनाने वाले थोड़ा मुझ पर रहम ही कहा लेता। कम से कम आईने में मुझे अपना चेहरा देखते हुए शर्म तो नहीं आती। बचपन में साथ वाली लड़कियां भी मेरा मजाक बना देती थी, लेकिन तब मुझे उन बातों की कोई समझ ना थी। जैसे जैसे बड़ी हुई, आसपास के लोगों ने एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि तेरा चेहरा बहुत काला है, तेरे ऊपर तो मेकअप भी अच्छा नहीं लगेगा। कभी कोई मोहल्ले का बच्चा रोता तो मजाक ही मजाक में उसे उसकी माँ कहती, अगर तू चुप ना हुआ तो मैं सोबिया को बुला लूँगी। मैं जानती थी कि मेरी सहेलियाँ मुझे पीछे से काली डायन या काली चुड़ैल के नाम से ही बुलाती है। पापा कई साल पहले ही मर चुके थे। मम्मी ने सारी जिंदगी लोगों के घरों में काम करके घर चलाया था। ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की वजह से उनकी हिम्मत टाइम से पहले ही जवाब दे गई थी। जब मोहल्ले की औरतें आती तो मुझसे कहती कि सोफिया, कौन सा तेरा कोई बड़ा भाई है, अब तुझे ही घर को चलाना है तो कहीं काम पर लग जाओ या किसी के घर का काम ही कर लो कि तेरे घर का गुजारा तो चले। मुझे उनकी बातें बहुत तकलीफ देती थी। मैं सोचती कि जब मोहल्ले की औरतें आती तो मुझसे कहती कि सोफिया, कौन सा तेरा कोई बड़ा भाई है, अब तुझे ही घर को चलाना है तो कहीं काम पर लग जाओ या किसी के घर का काम ही कर लो कि तेरे घर का गुजारा तो चले।
मुझे उनकी बातें बहुत तकलीफ़ देती थी। मैं सोचती कि मैं किसी फैक्ट्री में काम कर लूँगी, लेकिन किसी के घर पर नौकरानी बनकर काम करना मुझे मंज़ूर नहीं था। इसलिए अभी तक मैंने कहीं भी काम नहीं ढूँढा था और माँ के बस में भी नहीं रहा था कि वो लोगों के घरों में काम करे। धीरे-धीरे करके गरीबी ने इतनी मज़बूती से अपने कदम हमारे घर में रखे थे कि आज नमक तक मौजूद नहीं था। फिर मैंने अपनी बड़ी सी काली चादर ओढ़ी और सोचा कि किराने की दुकान वाले अंकल से थोड़ा सा राशन ले आती हूँ। यही सोचकर मैंने उनकी दुकान की तरफ कदम बढ़ाया। वहाँ कोई कस्टमर नहीं था, सिर्फ अंकल ही बैठे थे। फिर मैं अंकल के पास गई और उनसे कहने लगी, अंकल मुझे थोड़ा सा राशन चाहिए उधार में, अगर आप दे दोगे तो आपकी मेहरबानी होगी। मेरी बात सुनकर दुकान वाले अंकल मुझे घूरते हुए कहने लगे, पहले ही मेरी दुकान नहीं चल रही है, ऊपर से तू रोज रोज उधार राशन लेने आ जाती है। पहले वाले पैसे कौन सा तेरी माँ ने दिया है? तुम दोनों माँ बेटी को तो लगता है कि मेरी दुकान को खाली करने का इरादा है। वह मुझे बातें सुनाने लगे, लेकिन मुझे उनकी बातों का कोई बुरा नहीं लगा था, क्योंकि मुझे अपनी बहन का पेट भरना था, इसलिए मैं उनकी बातें सुनने पर मजबूर थी। फिर मैं अंकल को कहने लगी, अभी थोड़ा सा राशन दे दो, कुछ महीने बाद मैं खुद ही आपको दे दूंगी। शुक्र था कि वह मुझे राशन देने पर राजी हुए। मैंने जल्दी जल्दी राशन लिया और घर आ गई। हमारे एक हफ्ते का गुजारा चल जाता। मैंने जल्दी जल्दी सोनिया को आटे का हलवा बना कर दिया। तभी एक पड़ोस की आंटी मम्मी को देखने मेरे घर आई। मम्मी की हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही थी। आंटी मुझे कहने लगी, सोफिया तेरी माँ की हालत कितनी खराब हो रही है, उसे तो दवाई और गोलियों की ज़रूरत है। उनकी बात सुनकर मैंने शर्मिंदगी से सर झटक लिया। मैं आंटी से कहने लगी, आंटी घर में 1 रुपये भी नहीं है, मैं कैसे माँ को डॉक्टर के पास ले जाऊँ? आंटी कहने लगी कि देख, मजदूरी कर ले, किसी के घर झाड़ू बर्तन कर ले, ताकि तेरे हाथ में 4 पैसे आ जाए। अब तुझे ही घर चलाना है। मैं चुप थी, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने आंटी से कहा, आंटी कल मैं आपके साथ चलूँगी, आप मुझे किसी के घर पर काम दिलवा देना। आंटी ने हाँ में सर हिला दिया। दूसरे दिन मैं आंटी के साथ काम ढूंढने निकल पड़ी। पूरा दिन सड़कों पर घूमती रही, काम मांगने के लिए बड़ी बड़ी कोठियों के दरवाजे बजा बजा कर पूछती रही, लेकिन मेरी किस्मत इतनी बुरी थी कि किसी ने भी मुझे काम पर नहीं रखा। मैं रात को आकर फिर शीशे के सामने खड़ी हो गई। मेरा बदसूरत चेहरा मुझे आईने में साफ नजर आ रहा था। फिर मैंने दिल में सोचा कि शायद वह लोग मेरी शक्ल देखकर डर गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे काम न दिया। घर के हालात बहुत ही खराब होते जा रहे थे। मुझे जल्दी जल्दी काम ढूंढना था। फिर आंटी ने दूसरे दिन मुझे अपने साथ लिया और फिर दोबारा से काम की तलाश में हम दोनों निकल पड़े। पूरा दिन सड़क पर मारे मारे फिरने के बावजूद मुझे किसी ने काम न दिया। एक बार फिर मैं मायूस होकर घर लौट आई थी। तीसरे दिन आंटी की तबीयत खराब थी। मैंने अकेले ही घर से निकलने का फैसला किया। घर से निकले काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन उम्मीद नज़र न आई थी कि मुझे कोई काम देगा। या बड़ी बड़ी हवेली वाले लोग मुझे अपनी नौकरानी बनाने को तैयार नहीं थे। धूप में घूम घूम कर मेरा काला चेहरा और भी गहरा काला लगने लगा था। भूखी प्यासी मैं सड़क पर चलती जा रही थी। जाने अनजाने में मेरे कदम उस तरफ उठ गए जहाँ पर कोई घर नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं अपने इलाके से काफ़ी आगे निकल आई थी। यूं ही मेरी नज़र जंगल में बनी एक बड़ी सी शानदार कोठी पर पड़ी। बिना डरे देखने पर मजबूर थी। बहुत ही बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी। मैंने दिल में सोचा कि आज इस कोठी में अपनी किस्मत आजमा कर देखती हूँ। हो सकता है इस हवेली के मालिक मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। कोठी पर कोई चौकीदार मौजूद नहीं था। मैंने जैसे ही बजाया दरवाज़ा, खोलने वाला एक आदमी था जो मुझे बड़े गौर से देख रहा था। मैं उसके गौर से देखने का मतलब समझती थी। शायद उसने जिंदगी में मेरे जैसे बदसूरत लड़की ना देखी थी, इसलिए वह मुझे इतने गौर से देख रहा था। मैंने उससे कहा, साहब जी मैं काम के लिए आई हूँ, मुझे काम की ज़रूरत है। मेरे घर के हालात बहुत ख़राब है। अगर मुझे काम ना मिला तो शायद मेरी छोटी बहन और माँ भूख के मारे मर जाएंगी। फिर वह आदमी जब बोला था, उसकी आवाज़ थोड़ी डरावनी थी। वो मुझसे कहने लगा, क्या तुम्हें काम करना आता है? तो मैं दिल ही दिल में खुश हुई और मैंने उससे कहा, जी हाँ, बर्तन धोना, सफाई, पोछा लगाना, खाना पकाना, कपड़े वगैरह धोना, घर के सारे काम कर लेती हूँ। फिर उसने यह कहते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया। ठीक है, कल से काम पर आ जाना। मैं हैरान होकर वहीं खड़ी रह गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी मुझे इतनी आसानी से काम दे देगा।
मैंने घर आकर माँ को बताया कि माँ मुझे काम मिल गया, अब मैं तेरा किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा दूंगी। माँ मुस्कुराती हुई मुझे गले से लगा ली। माँ इतनी बीमार रहने लगी थी कि शायद उन्हें अब अपनी जिंदगी की कोई उम्मीद ना रही। दूसरे दिन काम पर जाने लगी तो माँ को समझा कर गई कि माँ सोनिया का ख्याल रखना, उसे ज़्यादा घर से बाहर ना जाने देना, ना बाहर खेलने देना। मैंने अपनी छोटी बहन सोनिया को भी अच्छी तरह समझा दिया था। फिर बड़ी सी काली चादर ओढ़कर घर से निकल आई थी। बेशक उस घर तक पहुंचने का रास्ता बहुत खतरनाक था, लेकिन फिर भी काम के लालच में मुझे उस घर तक पहुंचने पर मजबूर कर दिया था। दरवाज़ा खोलने वाला वही आदमी था। उसने मुझे बताया था कि पूरे घर की सफाई करनी है। मुझे सफाई करते हुए थोड़ी देर हुई थी कि जब मुझे सीढ़ियों से उतरती हुई एक लड़की नजर आई। वो लड़की बहुत ही गोरी थी, लेकिन हैरत मुझे तब हुई जब उसने अपने चेहरे को एक साइड से पूरा ढक रखा था। सर पर दुपट्टा लिया हुआ था, लेकिन दुपट्टे के अंदर से उसका चेहरा फिर भी नजर आ रहा था। वह नीचे आंगन में आकर सोफे पर बैठ गई। आधे छुपे हुए चेहरे में से सिर्फ उसकी एक आंख बाहर झलक रही थी, लेकिन उसके चेहरे से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। वह चुपचाप सोफे पर आंखें मूंदे लेटी थी। अजीब सी असर पूरे घर में फैली हुई थी। तभी वह लंबा चौड़ा आदमी अंदर आया और लड़की से कहने लगा, तुम नीचे क्यों उतरी? मैंने तुम्हें मना किया था ना। वह लड़की उसे कहने लगी, मेरा दिल घबरा रहा था इसलिए मैं नीचे चली आई। वह आदमी उसे कहने लगा, वापस ऊपर कमरे में जाओ। लड़की एक झटके से उठी और तेज तेज कदमों से चलते हुए ऊपर कमरे में भाग गई। मैं हैरान परेशान खड़ी थी। उस लड़की का नीचे आना क्या उस आदमी को इस तरह बुरा लगा था? मुझे काम करते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। एक दिन मैं डरते डरते उस आदमी से कहने लगी, साहब जी मुझे थोड़े से पैसे एडवांस में दे दीजिए। आप वह पैसे मेरी तनख्वाह में से काट लेना। मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है, उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना है। हमारे घर में खाने के लिए राशन तक नहीं है। उसने कुछ कहे बगैर नोटों की एक गड्डी मेरे हाथ पर रख दी। दिखने में वह आदमी बड़ा डरावना मालूम होता था, लेकिन उसने मुझे इतने सारे नोट देकर मेरा दिल जीत लिया था। उन पैसों से मैंने दुकान वाले अंकल के सारे कर्जे उतार दिए थे और माँ को लेकर हॉस्पिटल चली आई। लेकिन वहाँ एक दुख की खबर मिली जब डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी माँ को कैंसर हो चुका है। अगर तुम इलाज करवाओगी तो वह इलाज बहुत महंगा है, इसलिए उन्हें घर ले जाओ। जितनी उनकी जिंदगी बाकी है उनको सुकून से बिताने दो। मैं रोती रोती माँ को घर वापस ले आई। मैं सोच रही थी कि अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं और सोनिया भला किसके सहारे पर जिंदगी बिताएंगे। फिर एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक रात माँ सोई तो दोबारा ना उठ पाई। मेरी और सोनिया की तो दुनिया ही पलट कर रह गई थी। हम दोनों दुनिया में अकेले रह गए थे। फिर मोहल्ले वालों ने मुझे समझाया कि तुम्हें ही अपनी छोटी बहन को पालना है, इसलिए हिम्मत करो, खुद कमाओ, अपना भी पेट भरो और बहन को भी पालो। मैं चुपचाप आंसू बहा रही थी। माँ के मरने के 4 दिन बाद मैं वापस काम पर जाने की तैयारी करने लगी। सोनिया को अपनी आंटी के घर भेज दिया था। वह पूरा दिन वहीं पर रहती थी। मैं शाम को आकर उसे अपने साथ ले आती थी। मैं पैदल चलकर उस हवेली तक पहुंच गई, फिर उसके अंदर जाकर कामकाज करने लगी। मैं कामकाज करने में बिजी थी, तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह लंबा चौड़ा आदमी मेरे पीछे खड़ा मुझे गुस्से से देख रहा था। यकीनन इसलिए गुस्सा था कि मैं 4 दिन तक काम पर नहीं आई थी। मैं सर झुकाकर कहने लगी, साहब जी मेरी माँ का इंतकाल हो गया था, इसलिए मैं 4 दिन तक काम पर नहीं आ पाई। वह कहने लगा, जिसे सुनकर मैं हैरान परेशान हो गई। वह मुझसे कहने लगा, तो क्या हुआ अगर तुम्हारी माँ मर गई? मरना तो आखिर सबको है ही, हमारा तो पूरा कबीला मर गया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी तरह रोनी सूरत बनाकर नहीं घूमता था। मैं सर झुकाकर रह गई। फिर वह कहने लगा कि भले कुछ भी हो जाए दोबारा छुट्टी नहीं करना। 4 दिन सफाई ना करने की वजह से पूरा घर मिट्टी से भर आया था। इतनी सफाई करने के बावजूद घर किसी भी तरह से साफ नहीं हो रहा था और मैं थकान से चूर हो गई थी। तभी मैं उस आदमी के बेडरूम तक गई। उसके नरम मुलायम बिस्तर पर जाकर आराम करने लगी। मैं अभी लेटी ही थी कि मेरे जिस्म को जोर का झटका लगा और मैं उठकर बैठ गई। मेरी नज़र सामने लगे शीशे पर पड़ी थी, जिसमें मुझे अपने बजाय किसी और की शक्ल नज़र आ रही थी, लेकिन वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। मैंने आंखें फाड़ कर देख रही थी, यह तो नहीं फिर कौन है? मैंने अपने हाथ पाँव की तरफ देखा। मेरा काला रंगत मर गया था। मेरा पूरा चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। मैं अपने आप में नहीं थी। मैं खुद को घूर घूर कर देखने लगी।
आईने में मैं नहीं बल्कि कोई शहजादी थी। मेरे चेहरे पर खुशी की लहर थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ। तभी कमरे का दरवाजा एकदम से खुला। वह लंबा चौड़ा आदमी, डरावना आदमी अंदर आया और मुझे गौर से देखने लगा। मैं अपनी खूबसूरत आंखें उठाकर उसे देख रही थी। उसके पीछे वही आधा चेहरा ढकी लड़की भी खड़ी थी। उसे देखकर मैं चौंक गई और बुरी तरह से डर गई। उस लड़की का आधा चेहरा बिल्कुल मेरी बदसूरत शक्ल के जैसा हो गया था। मैं हैरान थी कि उसके रूप में मैं थी और वह लड़की मेरे रूप में ढल चुकी थी। वह आदमी मुझसे कहने लगा, कैसी लगी तुम्हें यह बदलाव? मैंने नजरें झुकाकर फिर उस आदमी से कहने लगी, जिंदगी के इतने साल मैंने एक बदसूरत लड़की बनकर बिताए हैं। कोई मुझ पर नजर डालना भी गवारा नहीं करता था, लेकिन इस रूप में मैं अपने आप को किसी राजमहल की शहजादी समझ रही हूँ। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम अपनी खूबसूरती पाना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं हैरान उसकी बातें सुन रही थी। फिर वह कहने लगा कि मैं यह रंग रूप तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मैं कहने लगी, मैं इस रंग रूप को पाने के लिए हर काम कर सकती हूँ। वह आदमी कहने लगा, ठीक है, यह रंग रूप तुम्हें तब मिलेगा जब तुम मेरा काम पूरा कर दोगी। यहाँ से कुछ दूरी पर एक बस्ती है। उस बस्ती के अंदर एक लड़की रहती है, तो तुम्हें उस लड़की की मदद करनी होगी। वह तुम्हारे जैसे इंसानों के हाथों इस कदर मजबूर हो चुकी है कि वह कभी भी खुदकुशी कर सकती है। तुम्हें जल्दी से जल्दी उस तक पहुंचकर उसे रोकना होगा। मैं उसकी बातें हैरानी से सुन रही थी। फिर मैं उसे कहने लगी, वह लड़की कौन है? आखिर मैं ही उसकी मदद क्यों ही कर सकती हूँ? वह कहने लगी, तुम उसकी मदद इसलिए कर सकती हो क्योंकि तुम इंसान हो, जबकि हम जीन हैं। जीन भले ही कितने ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। मैं उनके मुंह से यह बातें सुनकर हैरान हो गई। तो क्या मैं इतने दिन से जिन्नतों के साथ रह रही थी? यह इंसान का नहीं बल्कि जिन्नत का घर है। वह जीन मुझसे कहने लगा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम बहुत कम है। मुझे हर सूरत में उस लड़की को बचाना है। फिर मैं उसके बताए अनुसार जल्दी जल्दी घर से निकली और जंगल की तरफ जाने लगी। चल चल कर मेरे पाँव थक गए थे, लेकिन बस्ती तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। जंगल में भागते भागते काफी देर हो गई थी। मुझे बने हुए मकान नजर आने लगे। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं जल्दी जल्दी उन मकानों की तरफ बढ़ने लगी। यकीनन वही बस्ती थी जिस बस्ती के बारे में जिन्नात ने मुझसे कहा था। आखिरकार मैं उस बस्ती तक पहुंचने में कामयाब हो गई। फिर उस बस्ती में से गुजरने वाले एक आदमी को रोककर पूछने लगी, इस बस्ती में मुझे एक लड़की से मिलना है जो बहुत परेशान और मायूस है। मैं उसका नाम और शक्ल तो नहीं बता सकती, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि वह लड़की आजकल हालात से बहुत परेशान है। वह आदमी रुककर मुझे गौर से देखने लगा, फिर कहने लगा, कहीं तुम सारा के बारे में नहीं पूछ रही हो? क्योंकि इस पूरी बस्ती में सारा ही इतनी बुरी हालत में है। मैंने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और कहने लगी, हाँ, वही लड़की सारा ही है। मुझे आप उससे मिलवा दो। उसने मुझे एक छोटे से बने हुए मकान के बाहर छोड़ दिया। मुझसे कहने लगा कि इस घर में वह लड़की सारा रहती है। मैंने धीरे से दरवाज़ा बजाया। कुछ देर ही बाद दरवाज़ा खुल चुका था। जिस लड़की ने दरवाज़ा खोला उसने अपने चेहरे को आधा ढक रखा था, बिल्कुल उसी लड़की की तरह जो मुझे उस कोठी में लड़की मिली थी। लेकिन इस लड़की की शक्ल उससे काफ़ी अलग नज़र आ रही थी। मैंने सारा कहा कि मुझे आपके पास किसी ने भेजा है मदद करने के लिए, तो मुझे अपनी परेशानी बताओ ताकि उस परेशानी का कोई हल निकाल सकूं। वह लड़की चुपचाप नज़रें झुकाकर बैठी थी। फिर मैं उससे पूछने लगी, तुमने अपना चेहरा इस तरह से क्यों ढक रखा है? तो वह लड़की मुझे कहने लगी, कहीं मेरी खतरनाक शक्ल देखकर लोग मुझसे डर ना जाए। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी, उससे बातें करने लगी। मुझे अपना चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हें देखकर नहीं डरूंगी। फिर मैं उसे अपने ऊपर बीतने वाली किस्से सुनाने लगी कि किस तरह मैं एक बदसूरत लड़की थी। उसके बाद भी मैं अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। मेरे कहने पर उसने अपना चेहरा मुझे दिखाया, जिसे देखते ही मेरी चीख निकल गई। उस लड़की का आधा चेहरा बिल्कुल जला हुआ था। आग की जगह सिर्फ निशान बाकी था और आधे कटे ओठ पिघलकर बिल्कुल खत्म हो चुके थे। कान की जगह पर भी सिर्फ निशान बाकी था। उसका आधा चेहरा बिल्कुल गर्दन तक जला हुआ था। उसे देखकर मैं बिल्कुल डर कर बैठ गई थी। मेरे मुंह से आवाज़ तक ना निकल पा रही थी। फिर मैं उसे कहने लगी कि तुम्हारा यह हाल किसने किया है? फिर उसने अपने चेहरे को वापस ढक लिया और मुझे उदास शब्दों में कहने लगी,
कि मेरे इस बदसूरत चेहरे को बनाने में किसी और का नहीं बल्कि इस बस्ती के लोगों का ही हाथ है। मैं गुस्से से खड़ी हो गई, उस लड़की से कहने लगी, बताओ किस आदमी ने किया यह हाल तुम्हारा? कौन है जिसने तुम्हें इस हाल तक पहुंचा दिया है? इतना जुल्म, वह भी एक लड़की के साथ, कोई इंसान भला कैसे कर सकता है? फिर उसने मुझे हाथ के इशारे से बैठने को कहा और मुझे कहने लगी, मैं नहीं, इस बस्ती के लोग पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा काम कर चुके हैं। इस बस्ती के लोग किसी पर भी इस तरह ही टूट पड़ते हैं। वह लोग बेसहारा लड़की का यही हाल करते हैं। मैं भी आज से 1 साल पहले बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। माँ बाप के मरने के बाद मैं अपनी बुआ के घर रह रही थी। उनके घर में रहने की कीमत, मैं उनके घर का सारा कामकाज करती थी। मेरी आंखों की चमक और गालों में पड़ते हुए डिम्पल मुझे सारी लड़कियों से अलग बनाते थे। मेरी बुआ की लड़कियां सांवले रंगत की थी। उनकी आंखें छोटी थी। जब कोई बुआ और उनकी लड़कियों के सामने मेरी तारीफ करता तो जलन के मारे उनका बुरा हाल हो जाता। मेरी खूबसूरती मेरे कोई काम आने वाली नहीं थी, बल्कि मेरी खूबसूरती तो उस रब की बनाई हुई थी जो सबकी सूरतें बनाता है। लेकिन बुआ और उनकी बेटियां मुझसे बुरी तरह जलने लगी थी। बुआ की लड़कियां अपनी माँ को कहती कि माँ, आप सारा से ही घर के सारे कामकाज करवाया करो ताकि यह भी हमारी तरह बदसूरत बन जाए। एक दिन जब मेरी बड़ी कज़न सोनी के रिश्ते वाले आए थे, बुआ ने मुझसे कहा कि तुम सिर्फ किचन तक ही रहना, आगे मत आना। मेरी बुरी किस्मत थी कि जब हाथ धोने के बहाने एक औरत किचन में आ गई थी। उसने मुझे किचन में काम करते हुए देख लिया था। वो मुझे देखकर हैरान थी। शायद मेरी खूबसूरती ने उसको अपने दिमाग में जकड़ लिया था। तभी वह अंदर जाकर बुआ से बातें करने लगी कि किचन में जो लड़की काम कर रही है उसे अपने सामने बुलाया जाए। बुआ ने ना चाहते हुए भी मुझे बुलाया। सारी औरतें सोनी के बजाय मेरे लिए रिश्ता तय करके चली गई। वह लोग तो चले गए, लेकिन बुआ ने मुझे इतना मारा, फिर मेरी रूह भी तड़प गई थी। लेकिन बुआ किसी तरह भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बुआ मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि मैं जानबूझकर मेहमानों के सामने आई थी। उनकी बेटियां मुझे कहने लगी कि तुम्हें ज़्यादा शादी की आग लग गई है, सारी ज़िंदगी यहीं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। बुआ और उसकी सारी बेटियां मुझ पर जुल्म करके चली गई। मैं अपने जख्मों पर मरहम लगाते हुए वहाँ अकेली रह गई। बुआ ने मुझे इतना मारा था कि मेरा जिस्म उठने से भी इनकार कर रहा था, लेकिन फिर भी उस हालत में घर का सारा काम करती रही। लेकिन शायद अभी मेरे साथ कुछ और ही होना बाकी था। जब बुआ के बेटे का दोस्त एक दिन घर आया, सोनी और उसकी बहन उसके आगे पीछे घूम रही थी। वह लड़का बहुत ही हैंडसम था और एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी करता था। मैं ज़्यादा उस लड़के के सामने नहीं गई, फिर भी वह लड़का मुझे पसंद करके चला गया। इसी गुस्से में बुआ ने मुझे इतना मारा कि जैसे मैं कोई इंसान नहीं। बुआ गांव वाले को कह रही थी कि अब खूबसूरती का फायदा उठा रही है, गांव के मर्दों को फंसा रही है। तुम लोग कुछ करो वरना इस गांव की सारी बहन बेटियां बर्बाद हो जाएंगी। उन्होंने गांव के सारे लोगों को मेरे खिलाफ इतना भड़काया कि मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर डाली। एक रात बुआ गांव के कुछ लोगों के साथ साजिश करके मुझे बहुत मारा। दूसरे दिन मैं जख्मों से चूर किचन में काम कर रही थी कि तभी अचानक मुझे चक्कर आया और मैं गैस स्टोव पर गिर गई। मेरा आधा चेहरा बुरी तरह से जल गया था। अब तड़प रही थी, लेकिन किसी ने भी मेरे सामने आकर मेरी फरियाद ना सुनी, क्योंकि उस गांव में कोई मेरा अपना नहीं था। फिर गांव के लोगों ने फैसला किया कि वह लड़की बहुत बेकार है, इसलिए अल्लाह ने इसे सजा दी है। इसे गांव के कोने में रखा जाए निशानी के तौर पर। तब से मैं इस कोने में रह गई। गांव का कोई भी आदमी मुझे एक टाइम का खाना देकर चला जाता है। अब तो सोचती हूँ कि अपनी ज़िंदगी खत्म ही कर लूँ, क्योंकि यह ज़िंदगी मुझे बहुत बोझ लगने लगी है। मैं उस लड़की की कहानी किसी भूत की तरह सुन रही थी। इतना जुल्म हुआ, वो भी एक मासूम लड़की के साथ। फिर मैं उसे कहने लगी, तुम जो भी कहोगी, तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या मदद कर सकती हूँ? वो लड़की उदास होकर बोलने लगी, तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? मुझसे कहने लगी, मैं सिर्फ एक बार आराम से मिलना चाहती हूँ और उसको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई गलत लड़की नहीं हूँ, बल्कि सिर्फ सारी साजिश के तहत ड्रामा रचाया था। वह गाँव वालों की बातों में आकर मुझसे बुरी तरह गुस्सा हो गया है। मैंने उस लड़की से वादा किया कि कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी आलम से बात करवा कर ही रहूंगी। फिर मैं गांव के लोगों से किसी भी तरह करके आलम का पता हासिल किया। उसके घर पहुंच गई। वो मुझे देखकर हैरान था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे पास किसी वजह से आई हूँ और किसी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। मैंने उससे कहा कि वह लड़की जिससे तुम प्यार करने लग गए थे, आज उसे बुरी हाल में छोड़कर यहाँ से भाग कर आ गए हो, जबकि उसे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है।
वह नजरें झुका गया और मुझसे कहने लगा, वह लड़की सही नहीं है, गाँव वालों ने उसे किसी लड़के के साथ पकड़ा था। मैं उससे कहने लगी, यह सब तुम्हारी बुआ की बेटियों ने ड्रामा रचाया था। उस लड़की का किरदार बिल्कुल अच्छा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ इस बस्ती में। उस लड़के से ही सारी सच्चाई तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगी, जिसने सब कुछ तुम्हारी बुआ के कहने पर किया था। आलम मुझे बहुत तरसती नज़रों से देख रहा था। उसे मेरी बातों पर यकीन हो रहा था। फिर उसे लेकर मैं उस घर में आ गई। इस मामले में जिन मेरी काफ़ी मदद कर रहे थे। फिर मैंने दिल ही दिल में उस जिन से मदद मांगी और उस लड़के को आलम के सामने लाकर खड़ा कर दिया और वह लड़का आलम के आगे गिरा कर बोलने लगा। उस औरत ने मुझे लालच दिया था कि वह अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा देंगी और अपनी आधी दौलत मेरे नाम करवा देंगी। उस लालच में आकर मैंने उसके कहने पर यह सारा काम किया था। आलम ने उस लड़के को बहुत मारा। उसके दिल में एहसास होने लगा था कि घटिया औरत और उसकी बेटियों की साजिश की वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। फिर वह सारा के पास गया, उसे कहने लगा, मुझे तुम्हारी बदसूरती से कोई हर्ज नहीं है। मैं अभी भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ, क्योंकि मैंने सच्चे दिल से तुमसे मोहब्बत की थी। सारा प्यार भरी नज़रों से उसे देख रही थी। आलम ने बड़े प्यार से उसका हाथ थाम लिया, फिर अपनी जेब में से अंगूठी निकालकर सारा की उंगली में पहना दी। मैं उन दोनों के मिलन पर बेहद खुश थी। मुझे यकीन आ रहा था कि आलम ने सारा को अपना कर अपनी मोहब्बत अमर कर दी थी। मेरा काम खत्म हो जाना था। अपना यह रंग रूप हमेशा के लिए पाना था। मैं तेज कदमों से चलते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। जब मैं कोठी में पहुंची तो वह जिन तो वहां मौजूद था, लेकिन वह लड़की गायब थी। मैं उस आदमी से कहने लगी, मैंने आपका काम कर दिया है। अब आप भी अपने वादे के मुताबिक हमेशा के लिए मुझे खूबसूरत लड़की में डाल दो। मैं अपनी बदसूरती से बहुत तंग हूँ। यह जिन कहने लगा, तुम इस कदर नादान लड़की हो। मैं सिर्फ नसीहत के तौर पर तुम्हें सारा का हाल बताया था। वह अपनी खूबसूरती की वजह से अपनी ज़िंदगी को इस तरह भुगत चुकी थी और तुम अभी भी अपनी खूबसूरती को पाना चाहती हो। उसकी बातें बिल्कुल सही थी। मैंने यह सोचा ही नहीं था कि सारा की खूबसूरती ही उसकी बर्बादी की वजह बनी थी और ऐसे घटिया लोगों को मेरे साथ भी यही हाल करना था। नहीं, मुझे यह खूबसूरती नहीं चाहिए। रंग रूप एक अजीब तरह का होता है जो लोगों को कभी भी अपनी ज़िंदगी जीने नहीं देता। फिर मैंने उस जिन से कहा, तुमने सारा के साथ तो बहुत अच्छा किया और आलम के साथ उसकी ज़िंदगी संवार गई, लेकिन उसकी बुआ और उसकी बेटियों को भी तो सबक मिलना चाहिए था। उन्होंने सारा के साथ साथ क्या क्या किया है। वह मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, बुआ और उसकी बेटियों को भी सजा मिल गई है। वह तीनों माँ बेटी एक एक्सीडेंट में हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। खूबसूरती और बदसूरती अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है। सोफिया, तुम बता, तुम्हें किस चीज़ में खुशी है? मैंने कहा, मैं अपने हाल पर खुश रहना है, लेकिन लोगों को मेरी बदसूरती से फर्क पड़ता है। वह मेरे लिए तरह तरह के शब्द निकालते हैं, चिढ़ाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और मुझे गंदे नाम से पुकारते हैं। यह सब सुनकर मेरा दिल टूट जाता है। लोग तो नादान होते हैं। उस दिन जीन ने मुझे एक तोहफा दिया और कहा, जाओ जाकर इसका सही इस्तेमाल करना, क्योंकि हमारी तरफ से तुम्हारे लिए यह दिया हुआ एक छोटा सा तोहफा है। आज के बाद इस जंगल में तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा और ना ही मेरी बीवी, क्योंकि हमें अब कहीं और जाना है। और किसी इंसान की मदद करने के लिए कहते हुए दोनों मेरी नज़रों से गायब हो गए। मैंने अपने वजूद की तरफ देखा, जो पहले वाली बदसूरत चेहरा के रूप में ढल चुकी थी, लेकिन मुझे अपनी बदसूरती पर आज पूरी तरह नाज था। जिन्नात की दी हुई दौलत, जिससे मैंने अपना छोटा सा घर बनवाया और अपनी छोटी बहन को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। फिर मैं सोचने लगी, क्यों ना हालात की सताई हुई लड़कियों के लिए कुछ करूं। यही सोचकर मैंने अपनी बस्ती की लड़कियों के लिए एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोल दिया, जिसमें बिल्कुल मुफ्त उनको सिलाई कढ़ाई सिखाया करती थी। आज कोई मेरी बदसूरती को नहीं देखता, बल्कि मेरे काम को देखता है। लड़कियां मुझे मैडम सोफिया के नाम से बुलाती है। लड़की जिसे कल तक लोग काली चुड़ैल और काली भूतनी के नाम से पुकारते थे, आज वह मैडम सोफिया बन चुकी है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना